प्रधानमंत्री कल इटली के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर उन्हें G7 की बैठक में हिस्सा लेना है। ये G7 की 50वीं बैठक है। भारत इस बैठक में मेहमान देश के तौर पर शामिल है, वरना G7 के सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी के अलावा एशिया का इकलौता देश जापान है। वैसे दुनिया की बदली हुई आर्थिक हैसियत के बीच ये सवाल बार बार उठ रहा है कि ये G7 क्यों है? बस 7 देशों का ही समूह क्यों, ग्रुप ऑफ 7? इस बैठक में भारत की मौजूदगी फिर इस सवाल पर बल देगी। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 जो है वो बहुत साल पहले बना। ये 50वीं बैठक है। पहले भी G7 के देशों की संख्या बढ़ाने के कई प्रस्ताव आ चुके हैं। 2019 में रूस ने चीन, तुर्की और भारत को G7 में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। 2020 में अमेरिका ने ट्रंप के शासन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करने का संकेत दिया। 1975 में जब G7 का गठन हुआ था, तब से आज दुनिया की सूरत काफी कुछ बदल चुकी है। तब दुनिया की आधी दौलत इन्हीं 7 देशों के पास थी। अब उनका हिस्सा 30% से नीचे चला आया है। इस दौरान भारत और चीन दुनिया में बड़ी हैसियत वाले देशों में शुमार होते हैं। दरअसल ये भारत का बाजार है जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को भविष्य की बड़ी उम्मीद दी है। इसके अलावा कई और वैश्विक संकट सरहदों के आर पार मिले जुले समझौतों की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की। उससे निपटने का एक बड़ा सवाल है। साथ साथ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संकटों और उसकी संभावनाओं, क्या उसके खतरे हैं, क्या उसके फायदे हैं, इसे भी देखना है। भारत प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका में व्यापार संभावनाओं को भी समझना है। दरअसल G7 की इस बैठक में इन अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। भारत पहले भी कई बार मेहमान देश की तरह बुलाया जाता रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं हर्षवी पंत, जो स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार हैं, कूटनीति विशेषज्ञ हैं। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो रहे हैं इटली। भारत एक बार फिर से निमंत्रित है इस G7 में। लेकिन एक तो सबसे पहले इस जानना चाहेंगे कि G7 की इस वक्त इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी अहमियत है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की। दुनिया के हालात भी काफ़ी बदले हैं, उसमें चीन और भारत जैसे देश बहुत उभरे हैं। तो अब ये जो 7 देश हैं, इनकी इस वक्त इकोनॉमिक और साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो कितनी है? ग्रुप ऑफ 7 कितना अहम रह गया है? तो देखिए नगमा, ग्रुप ऑफ 7 जो बना था तब ये जो 7 और पहले 8 हुआ करती थी बड़ी वैश्विक आर्थिक ताकतें, वो जब इकट्ठा होकर साथ बोलती थी तो लोग सुनते थे, और जब समस्याएं आती थी उनको उनके समाधान जब दिए जाते थे, तो जब इनकी ये 8 7 8 देशों से आते थे तो एक ऐसा लगता था कि बड़ी ताकत है इनके पास, और ये नई संभावनाएं हम तलाश कर सकते हैं समस्याओं के समाधान ढूंढने में, जो वैश्विक समस्याएं हैं। आज जैसा आपने जिक्र किया, दुनिया बदल गई है, आर्थिक जो समीकरण है वो बदल गए हैं, नई आर्थिक शक्तियां उभर कर आ रही हैं, और उसी के संदर्भ में भारत का जो एक रोल है, सबसे बड़ी जो आर्थिक सबसे बड़ी सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत आज खड़ा है कोविड के बाद भी, उसको देखते हुए ये जरूर अंदेशा है कि G7 अपने जो पुराने ढर्रे से अगर चलता रहेगा तो उतना आज आजकल की जो समस्याएं हैं उनमें उतना प्रभावी तरीके से हावी नहीं हो पाएगा। इसीलिए भारत जैसे देशों को बुलाया जाता है, और ये 11वीं बार भारत को बुलाया गया है, और 5वीं बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी वहां पर शिरकत करेंगे। कंसेक्यूटिवली प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस रहेगी। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक संदेश दुनिया को जा रहा है कि G7 खुद ये नहीं मानते हैं कि उनके पास आज ऐसी ताकत है कि वो दुनिया की जो समस्याएं हैं उनकी जो उनके समाधान खुद दे पाए। उनको नए पार्टनर्स की जरूरत है, नई ताकतों को जोड़ने की जरूरत है, और वो कोशिश कर रहे हैं।
तो उस पे ये सवाल उठता है कि फिर G7 में ये हिचक क्यों है कि अभी भी ग्रुप ऑफ 7 है, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ता। लेकिन उसके पहले इस वक्त मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस वक्त क्या चुनौतियां हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है एक G7 का, इसके सामने ये 50वीं बैठक उसकी हो रही है, इस वक्त क्या बड़ी समस्याएं हैं। हम देख रहे हैं विश्व में दो तरफ युद्ध छिड़े हुए हैं, और एक तो रूस यूक्रेन है और इधर इसराइल और गाजा है। इसके अलावा आर्थिक संकट से बहुत सारे मुल्क जूझ रहे हैं। फिर आप देखें कि पर्यावरण को लेकर अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए ग्रुप ऑफ 7 देश जो हैं वो कहाँ किसोर देख रहे हैं। जो युद्ध है रशिया यूक्रेन का, उसके लिए भी शायद चीन की ओर देखा जा रहा है। तो ये तमाम इस वक्त बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे लगता है एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको कहते हैं वो खड़ा हुआ है कि जो ध्रुवीकरण दुनिया में इस समय हो रहा है उसमें G7 अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं, और इसीलिए जिसको आज हम ग्लोबल साउथ कहते हैं उसकी तरफ आउटरीच G7 करना चाहते हैं। भारत एक इम्पोर्टेंट जी इंटरलोक्यूटर की तरह वहाँ खड़ा है। जो G20 भारत ने जिसकी शिरकत करी थी पिछले साल, उसमें भारत की जो लीडरशिप थी उसने उसने ये दिखा दिया कि G20 एक बड़ा एक ज्यादा अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत ने उसको खड़ा करके दिखाया, जहां पर डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज दोनों साथ मिलकर समस्याओं के समाधान दे पा रहे देने की कोशिश कर रहे थे। G7 को जी आज ये जरूरत है कि वो कैसे उस दूसरी कड़ी से जुड़े जहां पर समस्याएं सिर्फ वो अपने नजरिए से ना देखें बल्कि उन देशों के नजरिए से भी देखें जिन पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो जिसका प्रभाव आपने पड़ जिक्र रहा किया, है। चाहे वो हम्म। यूक्रेन वॉर हो, इसराइल में जो चल रहा है, गाजा में जो चल रहा है जी उसका हो इम्पैक्ट हो, आर्थिक इम्पैक्ट हो, एआई हो या क्लाइमेट चेंज हो। इस सारे मुद्दों हम्म। की सबसे ज्यादा प्रभाव डेवलपिंग वर्ल्ड पर है, और इसीलिए भारत जैसे देश का वहां पर जुड़ना G7 के जी। साथ तो अपने अभी आप में एक एक छोटा सा संदेश देता ब्रेक है। यहाँ पे ले रही हूँ हर्ष, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम लौटेंगे इस चर्चा पे। और अब ये एक जो सवाल है कि इसका विस्तार कब, और G7 ही क्यों, इसमें इसका विस्तार क्यों नहीं हो रहा, अगर इन देशों की जरूरत भी है तो। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो सच की पड़ताल में आज हम बात कर रहे हैं G7 की, जिसके लिए प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ हर्ष वी पंत, कूटनीति विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद हैं। हर्ष, हमने ब्रेक के पहले भी इस पर चर्चा की थी, और एक सवाल ये कि बार बार इसके विस्तार का सवाल उठता है कि अभी तक ये G7 ही क्यों, जब भारत और इस तरह के देशों की भी ज़रूरत है। अब चाहे वो AI की चुनौती हो, चाहे वो पर्यावरण में बदलाव की चुनौती हो, तो इन देशों को, जैसे भारत जैसे देश को आमंत्रित किया गया है, तो इसका विस्तार जो है, उसकी मांग भी है, कितनी वाजिब, कितनी जायज़ है। लगभग विस्तार से तो हमने देखा कि विस्तार होने के बजाय कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कि G8 था G7 हो गया। तो वो लेकिन जो मुझे लगता है जो बड़ा मुद्दा आपने उठाया है वो ये कि विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। उसका बड़ा एक सिंपल सा कारण तो ये है कि मतभेद है इस बात को लेकर कि किन देशों को जोड़ा जाए। और कुछ पिछले अगर आप पिछले दशक में देखें तो कई ऐसे देश जो एक समय बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, उनकी आर्थिक हालत आज इतनी अच्छी नहीं है, तो ये भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन ये जरूरी बात है कि आउटरीच किसको करी जाए, और उसमें जैसा कई पहले ट्रम्प के टाइम में अमेरिका ने बोला, उससे पहले रूस ने कहा था जब रूस भी इसका हिस्सा था कि और देशों को जोड़ा जाए, जैसे चाहे वो ब्राजील हो या साउथ अफ्रीका हो, उनको लाया जाए, जिससे कि इसको और एक प्रासंगिक तरीके से हम G7 आज के मुद्दों को देख सके। लेकिन क्योंकि इस बात पर बहुत कम चर्चा होती है कि जो G7 के अंदर किस तरह से मतभेद उभर कर आते हैं इंडिविजुअल कंट्रीज को लेकर, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। और दूसरा, क्योंकि आज की परिस्थिति में इतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया है दुनिया भर में, दुनिया में, कि G7 उसको और ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश में चल रहे हैं। कि अगर आप यूक्रेन को लें या इसराइल और गाजा में जो चल रहा है उसको लें, तो उसमें G7 के जो देश हैं इनकी मोटा मोटा तौर पर एक ही मत है। तो वो नहीं चाहेंगे कि इसमें और ऐसे देश शामिल हों जो उसको और कॉम्प्लिकेट करें। तो मुझे लगता है आज की परिस्थिति में ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जी गया है कि इसका विस्तार हो। जी। तो आज के समय में और ज़्यादा इसका विस्तार जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। मतभेद भी है कि किन देशों को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत भी है कि इसका विस्तार भी हो। धन्यवाद आपका हर्ष वी पंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।